जय हिंद बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्थानीय स्वशासन। दोस्तों अपने ऐप में एक जो नया फीचर ऐड हुआ था, मैंने आपको बताया था, वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ गई तो 102 दिन में वो स्टार्ट फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो किसी को भी हैंड रेज करना हो तो क्विज वाला थोड़ा सा सेक्शन गड़बड़ हो रहा है अपना, उस पर भी काम चल रहा है, कुछ दिनों में वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं स्थानीय स्वशासन। हम लोग जो संविधान का रिवीजन कर रहे हैं या संविधान को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए वो सारी चीजें डाल दी हैं ताकि आप अपना प्री कंप्लीट कर सकें। आपका प्री अगर आप कर लेंगे तो यहाँ से प्री कंप्लीट हो जाएगा संविधान आपका। अब इसमें जो रेस्ट बचेगा, आज ये लास्ट वीडियो होगा, संविधान का जो रेस्ट बचेगा वो करंट में आएगा, जैसे संविधान संशोधन, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं, इन सबको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो बाकी जो रेस्ट बचेगा उनको हम करंट इश्यूज में साथ कराते हुए चलेंगे। पॉलिटिकल मुद्दे, इकोनॉमिकल मुद्दे, जियोग्राफिकल मुद्दे, ये जितने भी मुद्दे होंगे उनको हम लोग वहां देखेंगे। साथ साथ आईआर भी हम लोग करंट में देखते हुए जाएंगे ताकि आपको प्री में कहीं कोई दिक्कत ना हो। प्री आपका कहीं से कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा है कि आप प्री को यहाँ से अगर कर लेते हैं तो आपका नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल निकलने जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या था? स्थानीय, स्थानीय मतलब का मतलब है लोकल। तो लोकल लेवल पर जहां के आप हैं वहां पर आप खुद भागीदार बने। कहने का मतलब क्या है कि जनता लोकल लेवल पर या निचले स्तर पर, जनता क्या करे? जनता निचले स्तर पर भागीदार बने, ठीक है, भागीदार बने। यही स्थानीय स्वशासन का लक्ष्य है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं कि लोकतंत्र को निचले स्तर पर ले आया गया। मतलब अब लोकतंत्र क्या है या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, अब ये संसद तक नहीं रह गई, ठीक है। अब इसे कहां ले आए? इसका लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर दिया। विकेंद्रीकरण कर दिया मतलब लोकतंत्र की पहुंच गांव तक ले गए या शहर के उस अंतिम व्यक्ति तक ले गए जिसके पास वो लोकतंत्र की पावर होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, मतलब अब आप अपने निचले स्तर पर अपने लिए योजनाएं बनाएं, अपना विकास खुद तय करें कि कहां पर विकास और कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसी उद्देश्य को रखकर ये स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट है। रियल में क्या हुआ वो बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग फिलहाल चीजों को कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री को देख लेते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। 1864 में सबसे पहले स्वशासन की प्रोसेस शुरू होती है, स्वशासन का की बात होती है। और 1870 में लॉर्ड मेयो आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? लॉर्ड मेयो, ठीक है, गवर्नर जनरल होते हैं। मेयो कौन थे? गवर्नर जनरल थे, या वॉइसराय भी कह सकते हो। 1857 के बाद वॉइसराय हो जाता है, ठीक है। उस समय वॉइसराय थे और इन्होंने पंचायतों के लिए बात की, पंचायतों के लिए स्वशासन की बात की, ठीक है। पंचायतों को अधिकार देने शुरू करें। फिर आप समझते हैं 1882 को। क्रोनोलॉजी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सन रटने की जरूरत नहीं है। आते हैं लॉर्ड रिपन, रिपन आ जाते हैं। और जब रिपन आते हैं तो ये क्या करते हैं? स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव लेके आते हैं। स्थानीय स्वशासन के लिए ये एक प्रस्ताव लेके आते हैं, ठीक है। प्रस्ताव पास करते हैं जिसमें प्रोविजन किया गया कि जिला बोर्ड का गठन हो। जिले में एक बोर्ड होना चाहिए, यहां पर जिला बोर्ड का गठन की बात होती है 1882 में। क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तो ये जिला बोर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 1907 में, 1907 की हम लोग बात करें, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? एक शाही आयोग गठन किया गया था। एक शाही आयोग आया था जिसने राजकीय विकेंद्रीकरण की बात की थी, जिसने बात की थी राजकीय
विकेंद्रीकरण की, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1915 में आप गौर करेंगे यहाँ पर अभी कुछ ज्यादा प्रयास नहीं हो रहे। लॉर्ड हार्डिंग आते हैं और हार्डिंग भी इन्हीं बातों को दोहराते हैं। हार्डिंग ने भी इस पर जोर दिया, लेकिन प्रयास शुरू होते हैं, रियल होते हैं 1919 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से 1919 के अधिनियम को जानते हैं। ठीक है, यहां पर द्वैध शासन की बात होती है, द्वैध शासन लाया गया और जो हस्तांतरित विषय थे उसको स्वशासन को दे दिया गया। जो हस्तांतरित विषय थे उसका प्रोविजन कहां कर दिया, स्वशासन के पास। जो हस्तांतरित विषय थे, विषय में स्वशासन होगा। ध्यान दीजिएगा, स्वशासन की कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसका प्रशासन गवर्नर द्वारा होगा। ये जो स्वशासन है, हस्तांतरित विषय है, यहां पर प्रोविजन किया गया कि जो इसका प्रशासन होगा, इसका प्रशासन जो गवर्नर है अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करेगा, अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग 1920 की, समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ राज्य हैं जैसे आसाम, ठीक है, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब। ये 6 राज्य समझिएगा, 1920 की बात हो रही है। इन राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून लाए जाते हैं। पंचायतों की स्थापना के लिए कानून की बात हो रही है। ठीक है, समझिएगा। फिर एक बड़ा अधिनियम आता है 1935 में। 1935 में जो एक्ट लाया गया या जो बड़ा अधिनियम लाया गया, ठीक है, यहां पर कहा गया 1935 में कि जो स्वशासन है, स्वशासन है, भारत शासन अधिनियम कहते हैं 1935 के एक्ट को, यहां पर कहते हैं स्वशासन अब पूर्णतया राज्य का विषय होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय कब बनाया गया, तो आपका आंसर होगा 1935 में। अब देखिए यही चलता रहता है, हम आजाद हो जाते हैं 1957 में। सॉरी, 1957 में एक बलवंत राय मेहता समिति आती है। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, ये क्या करती है, ये त्रिस्तरीय पंचायत के स्ट्रक्चर को सुझाती है। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय क्या, एक जिला पंचायत हो, ठीक है, फिर बीच में माध्यमिक स्तर पर एक ब्लॉक पंचायत हो और सबसे नीचे स्तर पर क्या हो, ग्राम पंचायत की प्रोविजन। यही हम लोग चल रहा था अपना और यही अभी भी चल रहा है। लेकिन अब देखिएगा 1958 की हम लोग बात करेंगे। अभी ये सब समिति की सिफारिशें हैं। इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा बलवंत राय मेहता समिति को स्वीकृति दी जाती है कि भैया चलो देखते हैं। और इसे सबसे पहले किसे, ये बलवंत राय मेहता समिति सिफारिशों को सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 1958 में लागू किया जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है। तो पूछा जाए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को सबसे पहले कहां लागू किया गया, ये। लेकिन आप नोट कुछ और पढ़ते हो, आप वो भी सही पढ़ते हो कि 2 अक्टूबर 1959 को क्या पढ़ते हो,
जवाहरलाल नेहरू ने, क्या पढ़ते हो कि जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में, क्या पढ़ते हो, राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की, पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की। ठीक है, तो ये भी सही है। क्या है, सबसे पहले एनडीसी ने जब स्वीकृति दे दी तो कहा कि सुनो बलवंत राय मेहता समिति को हम लागू करके देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने कहा भाई साहब आप एक काम करो ना, हमारे यहाँ लागू कर लो ना। तो आंध्र प्रदेश ने लागू कर लिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा, तो पूछा जाए किस राज्य में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू किया गया, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश में। लेकिन कहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। औपचारिक स्वीकृति यहीं से हो गई। ठीक है, अब देखिए कहां पर सबसे पहले, क्रम याद रखिएगा, कहां पर सबसे पहले शुरू हुआ। प्रैक्टिकल वहां से शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआत कहां से मानी गई, राजस्थान। राजस्थान में 1959 में, और आंध्र प्रदेश में भी 1959 में। फिर असम में शुरू किया गया, फिर तमिलनाडु में शुरू हुआ, फिर कर्नाटका में शुरू हुआ, फिर महाराष्ट्र में शुरू हुआ, फिर गुजरात, फिर वेस्ट बंगाल। अभी समझिएगा यूपी बहुत लास्ट है मतलब वेस्ट बंगाल को देखें तो 1964 तक वेस्ट बंगाल में पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट ईयर है आपको याद रखना, 1977, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस समय एक अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, और इसने अपना क्या बताया, इसने द्विस्तरीय ढांचे, इसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की। द्विस्तरीय कौन सा, बोले कि एक तो जिला लेवल पर हो और दूसरा मंडल के लेवल पर हो। अब इन्होंने मंडल में क्या रखा था, आज वाला मंडल नहीं है। इन्होंने बोला कि यहां पर क्या हो, 15 से 20 हजार की पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो सारे गांवों को मिला लें जिनकी पॉपुलेशन मिलके 15 से 20 हजार हो जाए वो, और इसमें 10 से 15 विलेजों का एक क्लस्टर बनाए, 10 से 15 गांव हो, इतनी उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा जो जिला लेवल होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इन्होंने बोला जो जिला लेवल होगा वो विकास कार्यों की तैयारी करेगा। ठीक है, समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु होगा, योजनाएं यहां बनेंगी। और मंडल क्या करेगा, विकास कार्यों का क्रियान्वयन करेगा। ठीक है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग वापस लौटते हैं 1985 पे। तो अशोक मेहता समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता है, द्विस्तरीय पंचायत का विचार इन्होंने ही दिया था। क्या कॉन्सेप्ट था समझ लीजिए, 10 से 15 गांव का क्लस्टर बनाना है। 1985 पे आते हैं हम लोग। 1985 में एक पीवी के राव समिति का गठन हुआ। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसके 4 स्तर होने चाहिए, पंचायतों के कितने स्तर होने चाहिए, 4 स्तर। 4 स्तर कैसे, इन्होंने बोला एक हो राज्य का स्तर, फिर बोला हो जिला स्तर, फिर इन्होंने कहा उसके बाद होना चाहिए मंडल स्तर, और जो 4th होगा वो होगा ग्राम स्तर। तो आप समझिए क्या कह रहे हैं। ठीक है, मंडल स्तर और ग्राम स्तर।
तो ये 4 स्तरों की बात कर रही है पीवी के राव समिति, तो आप इसको भी याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर 1986 में एलएम सिंघवी समिति आती है। एलएम सिंघवी समिति का गठन किया जाता है। ये क्या कहते हैं सुनिए, ये कहते हैं सबसे पहले तो दो संवैधानिक मान्यता। ये जो संस्था है इसको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, नियमित चुनाव हो, नियमित चुनाव हो और गैर दलीय आधार पर हो। ठीक है, ग्राम न्यायालयों की स्थापना हो, ठीक है, और इनको वित्तीय संसाधन भी दिए जाएं, तभी तो ये काम करेंगे। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता कराई जाए। ध्यान से बस आपको सुनना है, अगर आप सुनेंगे तो क्वेश्चन गलत होने नहीं जा रहा। तो वो कौन सी कमेटी थी, राजीव गांधी जी थे इस समय, तो एलएम समिति की, एलएम सिंघवी समिति की सिफारिशों को वो लागू भी करना चाहते थे, संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन इसी समय एक समिति और गठित की गई थी। लेकिन फिर बात होती है 1988 में पहुंचती है। अब देखिए 1988 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम था पीके थुंगन समिति। ठीक है, इन्होंने एक ही बात की सिंघवी वाली कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायतों को क्या दो, संवैधानिक दर्जा दो। तो अब एलएम सिंघवी समिति और थुंगन समिति इन दोनों को लागू करना चाहते थे। 1989 में राजीव गांधी द्वारा एक संविधान संशोधन लाया गया। राजीव गांधी द्वारा कौन कौन सी, 1986 वाली सिंघवी समिति और 1908 वाली थुंगन समिति के लिए राजीव गांधी जी द्वारा क्या किया गया, इनको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 64वां संविधान संशोधन लाया गया। लेकिन ये राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिया गया। राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत में नहीं थी, क्योंकि उस समय छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा अस्तित्व हो गया था, तो इसे राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिया गया। फिर बाद में उनकी डेथ के बाद 1992 में, राजीव गांधी जी की डेथ के बाद 73वां संविधान संशोधन आया। ठीक है, यहां पर नरसिंह राव जी पीएम थे। ठीक है, और लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस 17 राज्यों की विधानसभा द्वारा इसको पारित किया गया। क्योंकि सभी राज्यों में इसको लागू होना था, तो रूल है ना, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं अगर उसको पारित कर देती हैं तो सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। और 24 अप्रैल, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है। ठीक है, और 24 अप्रैल लेकिन 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू। इसके कुछ अपवाद हैं, हम लोग बात करेंगे कहां कहां पर नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में जहां पर ट्राइबल परिषद वगैरह वहां पर नहीं होती थी, अभी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ करती थी, अब नए प्रोविजन के तहत होंगी। ठीक है, देखेंगे हम लोग उन प्रोविजंस को। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज।
मतलब क्या हो गया, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया है। अब आपको अगर लोकल लेवल पर विकास का कार्य करना है तो पंचायतें स्वयं करेंगी। इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक और आर्थिक न्याय। उद्देश्य क्या था, सामाजिक और आर्थिक न्याय उसका उद्देश्य था। ठीक है। अब 73वां अमेंडमेंट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में के लिए भाग 9 में 16 नए आर्टिकल बनाए गए और इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया। 11वीं अनुसूची में रखा गया और इसके लिए 11वीं अनुसूची में 29 नए सब्जेक्ट रखे गए, 29 विषय। ठीक है। इन 29 सब्जों पर, इन पर कार्य कौन करेगा, कार्य पंचायतें करेंगी। समझना, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, तो एक आर्टिकल है 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का कार्य करेगा और उसको शक्तियां देगा। क्या बात हुई, इसमें नियमित चुनाव है। ठीक है। SC ST वोमेन, और अगर जहां सरकार चाहे तो OBC को भी दे सकती है। ये स्टेट वाइज है, ये OBC का डिपेंड करता है राज्य के ऊपर, राज्य पर निर्भर। जैसे यूपी में लागू है, SC ST वुमेन और OBC इसको रिजर्वेशन देगा। ठीक है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी इसके लिए, और एक अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की भी स्थापना होगी। इसका इलेक्शन कराने के लिए अलग से संस्था का प्रोविजन होगा ना, तो करना होगा। वित्त आयोग इसके लिए फंड व्यवस्था की व्यवस्था करेगा। इसके लिए फंड कहां से आए, ये सारा प्रावधान करना है। ठीक है, तो यहां तक समझा मैंने। अब समझो चीजों को। ग्राम सभा, ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा पिलाते हैं। ग्राम सभा किससे बनती है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ। जितने के लोगों का नाम निर्वाचक नामावली में होता है, किससे बनती है, निर्वाचक नामावली, मतलब वोटर लिस्ट में शामिल लोग ग्राम सभा बनाते हैं। प्रोविजन है इसके लिए आर्टिकल 273 का, 243 का। ठीक है। अब ग्राम सभा की एक कार्यकारी संस्था है, इसकी एक कार्यकारी संस्था है, उसका नाम है ग्राम पंचायत। ध्यान दीजिएगा। ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है। तो ग्राम सभा का क्या काम है, और ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन, निरीक्षण और मूल्यांकन
अब अगर बात की जाए इसके गठन की, ग्राम सभा के गठन की अगर बात की जाए तो समझते हैं कि गठन कैसे होता है। गठन के प्रोविजन दिए गए हैं 243 बी में, मतलब खा में, बी को बी नहीं तो खा लिख सकते हो आप। ठीक है, बात की गई, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत जरूरी है। त्रिस्तरीय पंचायती समिति की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने की। तो बोला गया कि 3 स्तर होंगे। पहला स्तर है जिला स्तर, दूसरा है ब्लॉक स्तर, और तीसरा है ग्राम स्तर या विलेज लेवल। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, क्या मतलब है ना, अगर राज्य की जनसंख्या, जैसे मान लो सिक्किम है, सिक्किम की जनसंख्या 20 लाख नहीं है, 6 लाख के लगभग है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर ब्लॉक स्तर नहीं होगा। वहां पर कितने होंगे? सिर्फ 2 होंगे, जिला स्तर और विलेज स्तर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, वेस्ट बंगाल का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। पश्चिम बंगाल का सिस्टम थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में 4 स्तर हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 हैं? पहला है जिला, जिला के बाद दूसरा स्तर बनाया गया आंचलिक, तीसरा बनाया गया अंचल, और फिर चौथा बनाया गया ग्राम। ठीक है, अब ये समझिए कि कई ग्राम एक अंचल में आएंगे, कई सारे अंचल एक आंचलिक में आएंगे। मतलब ये ब्लॉक लेवल है एक तरीके से मान लीजिए, और ये सेमी ब्लॉक लेवल है, और ये नीचे विलेज लेवल। तो पश्चिम बंगाल में कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो संरचना की हमने बात की कि संरचना कहां पर है। अगर पंचायतों की संरचना की बात हो रही है तो 243 के सी में, समझिएगा। ग्राम सभा 243 के ए में, गठन 243 के बी में, संरचना 243 के सी में। क्या बोला गया? संरचना कैसे होगी और इसका गठन कैसे करा जाएगा? प्रत्यक्ष या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे। पहले तो आप समझिए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। ठीक है, राज्य द्वारा बनाई गई विधि से ग्राम पंचायत एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, इसी प्रकार मध्य ब्लॉक लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक एक अध्यक्ष का प्रोविजन किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों का चुनाव क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य, जो सदस्य अपने बीच से करेंगे। मतलब ब्लॉक अध्यक्ष कैसे चुनेंगे? अपने बीच से, और डिस्ट्रिक्ट में जो अध्यक्ष होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, उसको भी अपने बीच से। लेकिन ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, अब हम लोग आरक्षण की बात समझते हैं। रिजर्वेशन का ऑर्डर साइक्लिक होगा। पहली चीज तो समझना, कैसे साइक्लिक होगा? SC, ST, वुमेन, और अगर OBC है तो OBC।
अगर सीट एससी को गई थी तो फिर एसटी को जाएगी, एसटी को जाएगी तो वुमेन को जाएगी, उसके बाद फिर ओबीसी को जाएगी, फिर एससी का नंबर आएगा। तो ये कैसी होगी प्रोसेस, कैसी होगी, ये साइक्लिक होगी। ये नहीं इस बार एससी को गई तो अगली बार फिर एससी को चला जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पहली चीज, एससी और एसटी, ठीक है, इनका जो रिजर्वेशन है, का रिजर्वेशन है वो जनसंख्या के अनुपात में हो। समझिएगा, वुमेन 1/3 राज्य में आनी चाहिए। तो प्रोसेस है साइक्लिक है, मतलब रोटेशन है। रोटेशन लिख लो, साइक्लिक रख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो कुल मिला के आप क्या रखना कि आरक्षण कैसा है, और वुमेन के लिए 1/3 रखा गया। अब ये जो एसटी के आरक्षण का प्रोविजन है, एसटी का आरक्षण, आरक्षण वाला प्रोविजन या प्रावधान, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता क्योंकि वहां पर एसटी नहीं, एसटी नहीं है प्रदेश में, लागू नहीं होता क्योंकि वहां पर एसटी नहीं है, एसटी जनसंख्या वहां पर नहीं है, ठीक है। 95 संविधान संशोधन द्वारा ये प्रोविजन किया गया था 2020 तक, फिर बढ़ा दिया गया। लेकिन वुमेन के आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इनका तो ये है ना, प्रत्येक 10 वर्ष बाद समीक्षा होती है, समीक्षा होती है। वुमेन की कोई समय सीमा नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 10 वर्ष लगा के चले गए यहाँ और यहाँ आके बोल दिया ओ तेरे की गलत हो गया, ये तो आता था, ठीक है। अब ध्यान देना, ओबीसी के का जो प्रोविजन है रिजर्वेशन का, ओबीसी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य दे सकता है। मैंने पहले भी बात करी थी, लेकिन राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है, उसको दे सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और हर 5वें वर्ष किया जाएगा, ठीक है। ये राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष इसका गठन किया जाएगा, ठीक है। एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बनाई जाएगी, इसका नाम होगा राज्य निर्वाचन आयोग। क्या है, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, ठीक है। और ये क्या करता है, राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है, सबसे पहले तो क्या करता है, वोटर लिस्ट तैयार कराता है, ठीक भैया, ठीक है। फिर क्या करता है, चुनाव का संचालन करता है, चुनाव संचालन करना है इसका, ठीक है। इसका जो निर्वाचन आयुक्त होता है, जो निर्वाचन आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, ठीक, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसको हटाने का प्रोसेस क्या है, इसको हटाने की प्रोसेस हाई कोर्ट के जज के समान है, ठीक है। अब निर्वाचन विधि कौन तय करेगा कि कैसे चुनाव होना है, तो ये निर्वाचन विधि तय करने का काम करता है राज्य का विधानमंडल, ठीक है। और चुनाव का निर्णय कौन लेगा, चुनाव का निर्णय, चुनाव कब होना है,
ये कम लेगा राज्य सरकार। गलत नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहोगे पंचायतें हो गई, सब कुछ हो गई, कैंडिडेट जीत के आ गया, तो कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, और समाप्ति के पूर्व क्या हो? निर्वाचन हो जाना चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए। यदि समय पूर्व भंग हो जाए, समय पूर्व भंग हो जाए तो 6 माह में चुनाव करा लो, 6 माह में चुनाव। ठीक है, और जब पुनर्गठन होगा उसका तो शेष अवधि के लिए। ठीक है, ऐसा समझिए कि मान लीजिए मैंने चुनाव लड़ा और मैं कहीं का ग्राम प्रधान बन गया और मैंने 2.5 साल बाद छोड़ दिया, तो चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए शेष कार्यकाल के लिए। तो मतलब बच्चे 3 साल के लिए मैं फिर क्या बनूंगा? फिर प्रधान, दूसरा बंदा जो आएगा बच्चे 3 साल के लिए आएगा, मैं क्यों बनूंगा? तो हट गया। ठीक है, लेकिन यदि समय 6 माह से कम रह गया है, यहां पर कम है या 6 माह है से कम रह गया है, तो चुनाव नहीं होगा, तो चुनाव नहीं होगा। ब्लॉक उस गांव के विकास का काम देखेगा। ठीक है, ओके। पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, जो पंचायत का अध्यक्ष होगा, जो सरपंच होगा, उसके लिए एज कितनी है कि चुनाव लड़ सकता है? एज 21 वर्ष। और वोटर जो वोट डालेगा उसके लिए 18 वर्ष। 21 वर्ष और 18 वर्ष आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ पर ये पार्ट 9 लागू नहीं होगा। पार्ट 9 मतलब पंचायती राज के प्रावधान कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो संविधान का ये पार्ट 9 भाग 9 कहाँ पर लागू नहीं होता है? लागू नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई SC ST क्षेत्र है, आर्टिकल 244 के 1 के अनुसार वहां पर लागू नहीं होगा। अब ऐसे कौन कौन से एरिया हैं सुन लीजिए। पहले तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय को समझिए। इन 3 राज्यों को समझिए। यहां पर एक जनजातीय परिषद है, इसलिए यहां पर नहीं हो, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर जनजातीय परिषद है, तो यहां पर लागू नहीं होंगे पंचायती राज के प्रोविजन। ठीक है। मणिपुर में कहीं कहीं पर लागू होते, कहीं कहीं पर लागू नहीं होते। तो मणिपुर में कहां पर लागू नहीं होते? मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्र में वहां पर क्या है? जहां जिला परिषद है, जहां जिला परिषद है वहां पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी कुछ एरिया है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है, आपको मैंने बताया था, आंचलिक, अंचल। ठीक है, तो वहां पर एक अंचल वाला प्रोविजन जुड़ जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग जिला है, ठीक है, तो दार्जिलिंग जिले को समझिए। दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर क्या है? दार्जिलिंग गोरखा परिषद। ठीक है, तो यहां पर लागू नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पर भाग 9 या पंचायती राज लागू नहीं होता है। एग्जाम के लिए प्री में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे, वहां पर कोई भी एक ऑप्शन गलत भी कर सकता है।
तो आईएएस में और पीसीएस में जरूर क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन आईएएस में तो बनते ही बनते हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं नगर पालिका, और इसी के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। हम लोगों ने तकरीबन आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा दिया, जो रह गया उसको हम लोग करंट के साथ करेंगे, कुछ छोड़ेगा नहीं, फुल सिलेबस मिलेगा आपको, पूरा कोर्स मिलेगा आपको, और इसके लिए आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। ठीक है, नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, मतलब म्यूनिसिपल कारपोरेशन, कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है। नगर पंचायत कह सकते हो आप, वो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे नगर पंचायत कहते हैं। ठीक है, नगर पालिका कह सकते हो, और जनसंख्या बहुत बड़ी है, बड़े बड़े नगर हैं तो वहां पर नगर निगम होगा, और छावनी क्षेत्र होगा तो वहां पर भी छावनी परिषद काम करेगी। अब समझिए छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए जो नगर पालिका है ना, ये छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए काम करती है। ठीक है, जो नगर पंचायत होती है वो क्या होते हैं, ग्रामीण, ऐसे एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हों। ठीक है, उनके लिए। नगर निगम किसके लिए है, मैंने आपको बात की थी, बड़े नगरों के लिए, जिसकी जनसंख्या 10 लाख पार कर गई हो। ठीक है, ध्यान देना, लेकिन राज्यपाल द्वारा घोषित, नोट कर लीजिए, कई जगह पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, अगर कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप ये अगर राज्यपाल द्वारा घोषित है, राज्यपाल द्वारा घोषित की गई है, तो यहां पर नगर पालिका नहीं होगी, तो यहां पर नगर पालिका का प्रोविजन नहीं होगा। ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, नियंत्रण क्षेत्रों से, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। वार्ड प्रमुख चुने जाएंगे, एरिया को वार्ड में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, यहां से एक एक वार्ड प्रमुख का चुनाव होगा। ठीक है, अब प्रतिनिधित्व में थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं, या तो ग्रामीण क्षेत्र में बनते हैं या फिर प्रतिनिधित्व के यहां से बनते हैं नगर पालिका में। ठीक है, कोई लोकसभा का ऐसा सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र का हो वो वोट डालेगा, कोई राज्यसभा का सदस्य है और विधान परिषद के सदस्य उस क्षेत्र के मतदाता हो, उनका प्रतिनिधित्व होगा। पहली चीज तो देखना, प्रतिनिधित्व में कौन कौन, प्रतिनिधित्व किस किस का होगा, यहाँ पर इसका इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, इसी क्षेत्र में ज्ञान हो। ठीक है, वोटर नहीं होगा वो, पहली चीज। दूसरी चीज समझना, लोकसभा सदस्य जो वहां का हो, समझिएगा मेरी बात। तीसरा, राज्यसभा प्लस विधान परिषद के सदस्य जो वहां के हों, मतलब उस एरिया में हो। ठीक है, जो क्षेत्र के मतदाता हों, वार्ड समितियों के अध्यक्ष, ठीक है, वार्ड समितियों का गठन कब किया जाता है, क्वेश्चन आ जाए तो जहां जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा हो वहां वार्ड समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, वार्ड समितियों का गठन पूछ लिया जाए, वार्ड समितियों का गठन कब होता है,
तो बता देना भैया, अगर पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है, ठीक है। आरक्षण कैसा? वही प्रोविजन जो पहले था। आरक्षण कैसा है? वही पंचायतों के समान, ठीक है। तो जो आरक्षण था वो पंचायतों के समान रहेंगे। ड्यूरेशन क्या है? पंचायतों के समान होंगे, और 6, अगर पहले कोई चला जाता तो 6 माह में चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। एक जिला योजना समिति होती है, इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक जिला योजना समिति होती, प्री मेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर होती है, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर होती है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। इसके जो जिला योजना समिति के जो 4/5 सदस्य होते हैं, कितने? 4/5 सदस्य, वो कहां से आते हैं? वो पंचायतों से आते हैं, वो पंचायत से आते हैं, ठीक है। या फिर वो नगर पालिकाओं से आते हैं। पंचायत मतलब दोनों, तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, एक तरफ ग्राम पंचायत कर लेते हैं और एक तरफ नगर पालिका कर लेते हैं। तो 4/5 सदस्य इधर से भी आते हैं, इधर से भी आते हैं। तो प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होती है जो ग्राम पंचायतों और नगर पालिका से दोनों से बनती है। इसका काम क्या होता है? और 1/5 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। इसका काम क्या होता है जिला योजना समिति का? कार्य, अगर कार्य की बात हो रही हो, पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप, पूरे जिले के लिए, पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी और नगरीय क्षेत्रों के लिए भी ये प्रारूप बना जाएगा। इसी तरह से एक महानगर योजना समिति भी आती है, सेम प्रोविजन होता है, संपूर्ण महानगर के लिए उसका काम होता है। इसी प्रकार सेम काम महानगर योजना समिति का है, महानगर योजना समिति का, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी की तरह इसका काम है जैसे जिला योजना समिति का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और हम लोगों ने पॉलिटी को तकरीबन खत्म कर लिया। थोड़ा सा संविधान संशोधन कुछ इंपॉर्टेंट है वो करंट वाले, और कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो शुरू से लेकर आज तक हुए, बस हम लोग उनको और देखेंगे। वैसे हम लोग उनको कर चुके हैं पॉलिटी पढ़ते समय, लेकिन फिर भी हम लोग एक डिटेल एनालिसिस कर लेंगे और करंट में कौन कौन से इशू रहे हैं उनको देखेंगे, और आपकी पॉलिटी वैसे भी कंप्लीट हो गई। अब हम उन सबको करंट में देखेंगे, उन मुद्दों को। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, हमारे द्वारा पढ़ा हुआ आपको समझ में आया होगा, और इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा। ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं, बस आप चैनल पे वीडियो देखते रहिए और नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको समय समय पर आने वाले नए नए वीडियोस, नए नए मोटिवेशंस और नए नए करंट अफेयर्स की चीज़ें मिले। हम लोग अब इसका दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, तो हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।